विदेश नीति पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में भाषण दिया था। सुषमा जब भी बोलती हैं अपनी भाषण कला से विपक्ष को चित्त कर देती हैं। कल भी उन्होंने यही किया, इसीलिए उनके भाषण की बहुत चर्चा भी हो रही है। मोदी सरकार के वक्त भारत की विदेश नीति कितनी शिखर पर गई, मोदी कैसे ग्लोबल लीडर बन गए, मोदी ने कैसे दुनिया को भारत में सम्मान दिलाया, यही समझाया कल सुषमा स्वराज ने अपने 1 घंटे के भाषण में। सुषमा तो यहां तक कह गई कि मोदी में वो मादा है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे सके। सुनिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण के कुछ चुनिंदा अंश। चर्चा की शुरुआत आनंद भाई ने की और मैं धन्यवादी हूं उनकी कि उन्होंने पूरे विश्व का आज का नक्शा सामने रखकर उसको शुरू किया। विश्व किस स्थिति में है, किन चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसे में हमारी क्या भूमिका है और क्या होनी चाहिए। तो जिसे कहते हैं टोन सेट की उन्होंने कि ये चर्चा किस परिधि में होनी चाहिए। मैं धन्यवादी हूं आपकी। अगला वाक्य आपने कहा कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति के कारण बहुत सम्मान कमाया। ये सत्य है, लेकिन इसके साथ ही एक वाक्य मैं जोड़ना चाहूंगी। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने व्यक्तिगत रूप पर सम्मान कमाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को सम्मान दिलाया। विनय सहस्त्रबुद्धे जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि अब विश्व एक अलग दृष्टि से भारत को देखता है। ये सच है। जहां तक पड़ोसी देशों के संबंध का सवाल है, उपसभापति जी, मित्र की परिभाषा क्या है? हम किसे मित्र कहते हैं? फ्रेंड। जब एक देश संकट में पड़ा हो और जिससे मदद मांगे उसको वो मित्र की कैटेगरी में रखेगा, और जो मित्र सबसे पहले मदद को पहुंचे जो देश, वो मित्र देश की कैटेगरी में आएगा। आप इतिहास की बात कर रहे हैं आनंद भाई, इतिहास गवाह है। मालदीव का पानी संकट आया, सुबह 7 बजे तत्कालीन उनकी विदेश मंत्री दुनिया मामून ने मुझे फोन किया और 3 घंटे बाद रेल नीर का भरा हुआ जहाज मालदीव के लिए चल पड़ा। श्रीलंका में बाढ़ आई, सबसे पहले कौन पहुंचा? भारत। नेपाल में भूकंप आया, सबसे पहले कौन पहुंचा? भारत। और सारा सामान लदा कर ले गए, और जब तक वहां के लोग बिल्कुल व्यवस्थित नहीं हो गए तब तक भोजन का प्रबंध, बाकी चीजों का प्रबंध सारा किया। उसके बाद जब डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई कि नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए क्या दिया जाएगा, शायद वो चाइना की तरफ देख रहे थे कि ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बड़ी राशि $1 लाख बिलियन की भारत ने घोषित की। इसके बाद आप कहते कि हम मित्र देश नहीं हैं। 17 साल तक भारत का कोई प्रधानमंत्री नेपाल की जमीन पे नहीं गया, और उन 17 सालों में से 11 साल आपकी सरकार थी। और जो आप बात कर रहे हैं 2-3 जगह ब्लॉकेड हो गया, ये हो गया, आपके समय जितना बड़ा ब्लॉकेड हुआ, राजीव गांधी जी के समय जितना बड़ा ब्लॉकेड हुआ, याद है आपको? ये इतिहास, आपने कहा ना इतिहास में, इतिहास बता रही हूं और इतिहास के माध्यम से ये तर्क दे रही हूं कि जिस नेपाल के संबंधों की आप बात करते हैं, 17 साल तक भारत का प्रधानमंत्री वहां जाए नहीं, तब संबंध अच्छे, और जो प्रधानमंत्री 2-2 बार जाए उसके साथ संबंध खराब। आप पड़ोसी देश के बारे में बात कर रहे थे ना कि चीन की घुसपैठ। मैंने कहा आपने 2 चीजें उठाई, एक तो संबंध खराब है, दूसरा चीन की घुसपैठ है। तो चीन की घुसपैठ में आपने 3 नाम लिए, ग्वादर पोर्ट का नाम लिया, कोलंबो का नाम लिया, हम्बनटोटा का नाम लिया। तीनों में पोर्ट बनाई चाइना ने, मगर बनाई कब? 2008 में शुरू हुआ ग्वादर, नहीं शुरू हुआ हम्बनटोटा, श्रीलंका हम्बनटोटा। पहला फेज शुरू हुआ 2008 में, किसकी सरकार थी? कंप्लीट हुआ 2011 में, किसकी सरकार थी? कोलंबो का। दूसरी बात कोलंबो का कहते हैं ना, हम्बनटोटा के बाद कोलंबो। 85% चाइनीज मेजॉरिटी के साथ स्टार्ट हुआ कब? 2011 में। खत्म कब हुआ? 2014 में।
ग्वादर की बात आप कर रहे हैं, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। 2013 में चाइना ने सिंगापुरियन कंपनी से लिया, किसकी सरकार थी आनंद भाई, ये पूछना चाहती हूँ। Why did you express the concern? Why were you not concerned in 2008 if you were expressing the concern? Why were you not concerned in 2011? Why were you not concerned in 2013? आज आपको कंसर्न याद आया, आज आपको कंसर्न याद आया। आप आज हमारी विदेश नीति पर बोल रहे थे, इसलिए जो कंसर्न आप ये बता रहे हैं उन कंसर्न के जन्मदाता आप हैं। अगर हम्बनटोटा का कंसर्न है, अगर कोलंबो का कंसर्न है, अगर ग्वादर का कंसर्न है, तो मैं कहना चाहती हूँ वो कंसर्न का जन्म कब हुआ? वो कंसर्न का जन्म आपके समय हुआ। इसलिए आज हमारी विदेश नीति पर ये आरोप मत लगाइए कि ये कोलंबो, ग्वादर, हम्बनटोटा हमने तो हम्बनटोटा सिक्योर की, और हमने हम्बनटोटा सिक्योर की। अब जो चाइनीज के साथ डील हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि कंट्रोल श्रीलंका का रहेगा और आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स हम देखेंगे। हमने तो हम्बनटोटा में आपके कंसर्न को एड्रेस किया है। ये पड़ोसी देश के बारे में बताया आपने, कहा पाकिस्तान का रोड मैप। पाकिस्तान का रोड मैप तो आनंद भाई हम लोगों ने सरकार आने से पहले ही घोषित कर दिया था। हमने सारे सार्क के देशों को दावतनामा भेजा था कि आइए शपथ ग्रहण समारोह में, और समेत पाकिस्तान के सब आए थे सब, और केवल सेरेमनी अटेंड करके नहीं चले गए थे। अगले दिन बायलैटरल मीटिंग हुई थी, मैं बैठी थी उसमें, और उस बायलैटरल मीटिंग में तय हुआ था कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स शुरू होंगी। हिचकोले खाते खाते बहुत उतार चढ़ाव आए 2 सालों में, लेकिन हमारे समय में कहा 9 दिसंबर 2015 को 9 दिसंबर 2015 को जब मैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गई, तो नवाज साहब ने साथ बिठाया सरताज अजीज साहब को और कहा कि जो ये कह रही हैं उस तरह से एक बार शुरू करो इस डायलॉग को, एक नए सिरे से नया नाम देकर कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग, ताकि किसी भी तरह का कोई शंका ना रह जाए। लोग कहते हैं ना द्विपक्षीय वार्ता, हम जब कहते हैं कि हमारे दोनों के बीच में होगी, किसी और के बीच में नहीं होगी, हमने डायलॉग का नाम ही कर दिया कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग, ताकि किसी को किसी तरह की गुंजाइश ना रह जाए, कोई शंका ना रह जाए। 9 दिसंबर को वापस कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग शुरू हो, ये तय हुआ। फॉरेन सेक्रेटरीज दोनों देशों के बैठकर मोडालिटीज तय करें, ये तय हुआ। प्रधानमंत्री जी का लाहौर से, काबुल से लाहौर जाना इसी इनिशिएटिव का था, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स इनिशिएटिव था। आपने कहा कैसे गए, शेयर नहीं किया, सब कुछ पब्लिक डोमेन में। 10 बार तो मैं बोल चुकी कि वो 25 दिसंबर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन था। उन्होंने बधाई दी काबुल से, तो उन्होंने कहा आप जा रहे हैं तो यहां से होते हुए जाइए। यानी रिश्तों की ऊंचाई इतनी थी कि वो प्रोटोकॉल के चक्कर में न पढ़ करके गए। ये थी स्थिति। तो कोई ये कहे कि पाकिस्तान के साथ हमने शांति की पहल नहीं की, हमने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, ये नहीं। लेकिन कहानी बदरंग कब हुई? पठानकोट के बाद भी नहीं हुई, क्योंकि पठानकोट के बाद भी पाकिस्तान जो हमेशा डिनायल में जाता था, हर टेररिस्ट घटना के बाद वो ये पहली बार थी कि डिनायल में नहीं गया, और उसने कहा कि हम सहयोग करने को तैयार हैं, हम जो SIT बनाएंगे आप आइए। कहानी बदरंग तब हुई जब बुरहान वानी का एनकाउंटर यहां हुआ और नवाज शरीफ साहब ने वहां खड़े होकर के उसको स्वतंत्रता सेनानी, शहीद की संज्ञा दी। उसके बाद से चीजें बिगड़ी। तो आप ये कहते हैं रोड मैप, क्या हमने तो रोड मैप बना दिया था, शांति का, दोस्ती का, पाकिस्तान की स्थिरता का, समझौते का, ये हमारा रोड मैप था। लेकिन रोड मैप एक तरफा नहीं चल सकता ना। अब आप कहते हैं कि रोड मैप क्या है, तो रोड मैप तय है। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, दिस इज द रोड मैप। जिस दिन टेररिज्म खत्म कर देंगे, जिस दिन आतंकवादी घटनाएं करनी बंद कर देंगे, उस दिन वापस वार्ता शुरू हो जाएगी। ये है रोड मैप। आप
आपने एक बात कही आनंद भाई कि जिस समय 1962 में स्थिति बनी चाइना और भारत के बीच की, तो अटल जी ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री नेहरू को कि सदन बुलाओ, और प्रधानमंत्री नेहरू ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया और सदन बुलाया। काश आज के विपक्ष ने ये किया होता। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि सबसे बड़े प्रमुख विपक्षी दल के नेता ने चीन की स्थिति को जानने के लिए भारत के नेतृत्व को पूछने की बजाय चीन के राजदूत को बुलाना चाहिए। पहले विपक्ष को भारत का दृष्टिकोण समझना चाहिए था, उसके बाद चीनी राजदूत को बुलाकर कन्फ्रंट करना चाहिए था कि हमारा तो ये पक्ष है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।